नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो हमने बेसिकली बात करी थी मैग्नेटाइजेशन की, कुछ प्रॉपर्टीज हमने बात करी थी कि क्या क्या होती है मैग्नेटिक, जो अपने फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो हमारे सब्सटेंसेज हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेज। ठीक है, तो उसमें हमने फिर बात की थी क्यूरी टेम्परेचर की, जो कि पैरामैग्नेटिक हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके लिए वो लॉ है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इससे आप क्यूरी लॉ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जाई एम, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल सा थ्योरेटिकल सवाल आ जाएगा, 1 नंबर का एटीसी के पेपर में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म है हिस्टेरेसिस। ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा अपनी 12th क्लास में। ठीक है, हिस्टेरेसिस का आपने सुना होगा। तो ये होता क्या है बेसिकली हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या देखा गया कि जब हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है सबसे ज्यादा एबिलिटी उसी के अंदर होती है कि वो एक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल नील होता है, उसके अंदर कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेज होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकें, या फिर मैग्नेटिक जो उनके अंदर जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है काफी सपोर्ट करती है मैग्नेटिक बिहेवियर को। तो उसकी हमने रीड किया। मैंने क्या रीड किया, मैंने तो कभी रीड नहीं किया, किसी साइंटिस्ट ने रीड किया होगा। तो उन्होंने देखा, जो एक ग्राफ बनाया उसके बीच में, ये मान के चलो कि ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं, ये अपना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। ठीक है, ये है हमारी फ्लक्स डेंसिटी B। ठीक है, इनके साथ उसने क्या बनाया, साइंटिस्ट ने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने क्या एक मटेरियल लिया, एक मटेरियल मान लो ये ले लिया हमने। ठीक है, ये कोई आयरन हो गया। ठीक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है तो आयरन हमने ले लिया है। आयरन को हमने क्या रखा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो आपको पता है कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, यहां तक कि पैरामैग्नेटिक को भी रखते हैं, तो उसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड हो जाती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस। ठीक है, तो उनकी वजह से उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आ जाता है या फिर कितनी फ्लक्स डेंसिटी जो होती है इंड्यूस्ड हो जाती है, उसी को ही रीड करने के लिए ये बनाया था हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो वो जो प्लॉट बन के आता है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। और इसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या याद रखना है, किसके अंदर क्या इसके अंदर याद नहीं रखना है, और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, आज यही पढ़ेंगे। और आज ही आपका 3rd लेक्चर है मैग्नेटाइजेशन का, इसके बाद मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या देखा गया, जब हिस्टेरेसिस के अंदर बात की गई तो उन्होंने देखा कोई मान लो एक आयरन था, उसको रखा गया किसी भी फील्ड के अंदर। तो फील्ड शुरू में 0 होगा, एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है आपका, ये इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड होगा इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो H क्या है, ये एक्सटर्नल है, मैं इसको एक्सटर्नल लिख देता हूं। तो जब इसके अंदर आयरन को जब डाला गया, धीरे धीरे जब बाहर का फील्ड बढ़ाया गया, तो शुरू में क्या होता है कि वो ऐसे इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह से जब हमने H को बढ़ाया तो B जो था वो भी बढ़ता गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बढ़ के वो मान लो किसी पॉइंट A तक पहुंच गए। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, A। ठीक है, यहां तक पहुंच गया है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, इसको स्मॉल a लिख देते हैं क्योंकि बाद में B पॉइंट लिखेंगे तो फिर दोनों मैच कर जाएंगे ना। ये पॉइंट A तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधी बात है, एक्सटर्नल फील्ड में आप डालोगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर इंड्यूस्ड भी होके आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिस्टेरेसिस में ये नहीं हुआ। हिस्टेरेसिस में क्या किया गया, जब इसको यहां तक पहुंच गया ये, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड को कम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो ये बी है क्या ये किस तरह से इसमें डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसको बढ़ाया तो ये बढ़ता गया, लगभग ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन फिर भी मतलब लगभग प्रोपोर्शनल है ना, बढ़ता गया। लेकिन जब इसको कम किया गया तो उस केस में क्या देखा गया, जब इसको कम किया गया ना, यहां से H को कम करेंगे तो मतलब हम बैक आएंगे, तो ये सेम कर्व को फॉलो नहीं करता। ये किसको फॉलो करता है, ये इस तरह से मतलब कोई कर्व को फॉलो करता है, यूं इस तरह से। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इस तरह से ऐसे। ठीक है, चित्र बहुत ही अच्छा बन गया है, गलती से मैंने मतलब कि कभी इतना अच्छा चित्र नहीं बनाया, कोई बात नहीं।
तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर अब कुछ चीजों को देखेंगे ना, जहां पे ये कट कर रहा है ये पॉइंट ए था, इसको बोल देते हैं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे, इसमें ज्यादा नहीं समझना हिस्टेरेसिस में, छोटी सी चीज समझनी है कि एक चीज देखिए आप कि जब आप ए से और बी तक आए, उस केस में क्या हुआ कि आपका जो एच है वो जीरो हो गया। भाई इस बी पॉइंट पे एच की वैल्यू क्या है, जीरो, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू है, नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को शुरू में देखो दोनों जीरो थे, आपने बढ़ा के इसके अंदर कुछ एच को बढ़ाया तो बी जनरेट कर दिया, लेकिन जब आपने एच को जीरो किया, लेकिन बी क्या है, जीरो नहीं हो रहा, बी की कुछ वैल्यू यहाँ पे सस्टेन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया कि भाई ये बी जीरो नहीं है लेकिन एच आपका जीरो है, तो ये वैल्यू थी, इसको इन्होंने क्या बोला है, इसको बोला है रिटेंटिविटी। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला, ये है रिटेंटिविटी। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि मान के चलो मैंने किसी सॉफ्ट आयरन को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, उसके बाद क्या किया, उस इफेक्ट को जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको मैंने जीरो कर दिया, लेकिन अभी भी उस जो हमारा आयरन है उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी तक भी है। ठीक है, मतलब कि सब कुछ आपने हटा दिया, लेकिन अब वो जो आयरन आराम से पड़ा हुआ था पहले, अब क्या करेगा वो क्या करेगा अभी, मतलब मैग्नेटिक तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह, मतलब वो अट्रैक्ट करेगा जो भी आपके पास में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहेंगे उनको। ठीक है, तो मतलब आपने उसके अंदर क्या दे दिया, एक मैग्नेटिक नेचर दे दिया। तो जो इस तरह की जो स्टेट आती है ना, जब मतलब कि आपका एक्सटर्नल जीरो है लेकिन तब भी वो मटेरियल उसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इस तरह के कोई भी जब इस स्टेट के अंदर रहते हैं, जब बाहर का जीरो हो जाता है लेकिन अंदर उसके अंदर कुछ फील्ड है, कुछ उसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट की स्टेट में आ चुका है, वो मटेरियल आपका है वो। ठीक है, तो रिटेंटिविटी जो है ये एक इसको डिनोट करती। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद देखो ये चीज हुई कि इसको फिर आगे अपन इधर की तरफ चलना भी है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हम इधर की तरफ आ रहे हैं, तो हमने देखा कि फिर अब यहां पे इस पॉइंट की इस तरफ आगे आएंगे तो जो आपका H है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब H नेगेटिव होगा धीरे धीरे, तो क्या होगा कि एक पॉइंट पे B आपका जीरो हो जाएगा, उसके बाद H को और कम करते जाएंगे तो B की वैल्यू क्या होगी, यहां तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम H को बढ़ाने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका ये है मैग्नेटाइजेशन है, ये H अगेन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो H की वैल्यू फिर से जीरो हो गई है ना, यहाँ पे जीरो से कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी, लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर अभी भी कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इसके अंदर अभी भी है, फ्लक्स डेंसिटी इसके अंदर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड जीरो कर दिया आपने नेगेटिव से बढ़ा के। ठीक है, तो इस जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। तो आपकी रिटेंटिविटी हो गई, एक हो गया कोरेसिटिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपने यही चीज देखी है कि जब आपने इस फील्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव किया तब भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी फील्ड से उसको हटा लेते हैं तब भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होती है उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जब हम उनको बढ़ाते हैं आराम से तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब उनको एक्सटर्नल फील्ड को हटाने लगते हैं तो सेम कर्व को फॉलो ना करके डिफरेंट कर्व को फॉलो करते हैं वो, और इस तरह का एक लूप बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। इसके अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि हिस्टेरेसिस के अंदर हमेशा जो आपका बी होता है, बी वो लैग बिहाइंड होता है, लैग बिहाइंड एच। मतलब कि हिस्टेरेसिस के अंदर हमेशा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, फ्लक्स इंटेंसिटी, ये हमेशा एक्सटर्नल जो फील्ड आप लगा रहे हो उसको हमेशा उसके पीछे पीछे फॉलो करेगी उसको। देखो कैसे कर रही है, यहां तक बढ़ा दिया था कोई बात नहीं, अब इसके बाद हम जब कम करते हैं एच को, हमने क्या किया, कम करके जीरो कर दिया, यहाँ पे ये जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने एच को और कम किया तो ये क्या हो गया, जीरो। मतलब कि पहले कौन जीरो हुआ, एच जीरो हुआ, उसके बाद कौन जीरो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फिर नेगेटिव में लेके गए एच को यहाँ पे, है ना, तो एच को यहाँ पे नेगेटिव लेके आए, लेकिन बी जो है
बाद में नेगेटिव में आ रहा है ना, मतलब H पहले नेगेटिव में आ गया, उसके बाद B नेगेटिव में आ रहा है, मतलब पहले H जीरो हुआ, बाद में B जीरो हुआ, पहले हम H को नेगेटिव में लेके आए तो बाद में B नेगेटिव में आ रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, H को फिर से जीरो कर रहे हैं, लेकिन B जो है वो बाद में जाके जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि B जो है वो हमेशा H के पीछे है। तो हिस्टेरेसिस में एक चीज थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं कि H जो होता है वो आपका लीड करता है B से, तो नहीं, गलत बात है। B जो होता है वो हमेशा, सॉरी, H लीड करता है, वो बात सही है। जो आपका B होता है वो हमेशा लैग रहता है, पीछे रहता है आपके H से। यदि ये बोल दे कि आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो लीड करती है, तो वो बात गलत है। आपका ट्रू फॉल्स यदि या फिर कोई पूछ ले हिस्टेरेसिस के बारे में, 4 स्टेटमेंट दे दे कौन सा सही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है। कि एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस, ठीक है, ये बीएससी लेवल का ही है, और हो सकता है इस पे कोई थ्योरेटिकल सवाल आ जाए, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन बहुत ही आसान आएगा। तो आप इसको देख लीजिए, देखो इसमें क्या होता है ना। तो एनर्जी लॉस कितना होता है हिस्टेरेसिस, देखो अपन ने भी बनाया था कि बी और एच के बीच में ग्राफ, बी और एच के बीच में, ये था एक्सटर्नल आपका फील्ड था, बी क्या था आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो था, ठीक है। यदि हम एच और एम का ग्राफ भी बना सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है, वो भी बनेगा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इसी तरह का ही हिस्टेरेसिस आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, दोनों के अंदर ही ऐसा आएगा, लेकिन आपको दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि दोनों ग्राफ दे रखे हैं तो कौन से वाले में वर्क डन कितना होगा या फिर एनर्जी लॉस कितना होगा, ठीक है। तो ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल हिस्टेरेसिस की, ठीक है। ये एक साइकिल हिस्टेरेसिस की कंप्लीट हो रही है ना, यहां से आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये कंप्लीट साइकिल हो रही है। इसको एक साइकिल बोलते हैं, और एक साइकिल का ही आपको फॉर्मूला पूछेंगे एनर्जी लॉस का। तो एनर्जी लॉस का देख लो फॉर्मूला क्या होता है, उसको मैं वर्क डन से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है वर्क डन के बराबर, है ना, इज इक्वल टू कितना, क्योंकि देखो इसके अंदर आयरन था, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो उन पे कुछ वर्क करेगा, उसके बाद ही मतलब क्या होगा कि उनके अंदर फील्ड जनरेट होगा। लेकिन क्या होगा कि वो जो फील्ड जो जनरेट होगा वो 100% जनरेट ना होगा, कुछ उसके अंदर हीट भी जनरेट होगी ना, तो वो लॉस हो जाता है, तो उसी को एनर्जी लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब वो कितना होगा, वो इक्वल टू होगा म्यू नोड इंटू इंटीग्रल ऑफ एच इंटू डी एम, ठीक है। आपको पता है एच क्या है, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो यदि ये दे रखा है तो आपको ये आना चाहिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नोड इंटू एरिया, म्यू नोड इंटू एरिया ऑफ एम एच लूप, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला यदि आपको बीएच कर्व, जो कि हमने बीएच ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी, तो बीएच कर्व दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा बीएच, क्योंकि आपको पता है एम और एच इनके अंदर म्यू नोड का डिफरेंस होता है ना, जो एक रिलेशन बताया था इन तीनों के बीच में, तो उससे डिराइव होकर आएगा ये। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां म्यू नोड खत्म ही हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रल ऑफ एच इंटू डी बी, ठीक है। इसका इंटीग्रल करोगे तो आप आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी एच कर्व, ठीक है। आपका जो बी एच कर्व है उसका एरिया जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस के बराबर हो जाएगा। आपको पेपर में पूछ सकते हैं ये फॉर्मूले के बारे में, इधर म्यू नोड नहीं देंगे, एक ऑप्शन में म्यू नोड दे देंगे, ठीक है, एक ऑप्शन के अंदर क्या दे देंगे, यहाँ पे इसके साथ में म्यू नोड लगा के दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेना जो वाला सही है, यहाँ पे म्यू नोड आएगा, ठीक है। पेपर में बता रहा था कैसे कैसे आ सकते हैं, इस पे थ्योरेटिकल सवाल आने के चांस है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हमारे जो यूज क्या होता है हिस्टेरेसिस का ना, जो हमारे नॉर्मल जीवन में यूज करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज क्या है। इसका यूज आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या चीज देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं ना, बी के साथ एक्सटर्नल फील्ड का, ठीक है, इस तरह से रिलेशन देख रहे हैं। तो हमने बताया था कि वर्क डन जो लॉस वगैरह होता है उससे हम म्यू नोड का भी एक रिलेशन है, तो इससे हम जो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी हम जो उसकी वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गई है उसकी, या फिर उसके एनर्जी लॉसेस हो गए हैं, उसका जो रिलेशनशिप है कितना ज्यादा मतलब मैग्नेटिक नेचर है, परमानेंट मैग्नेट कितना बन पाएगा उससे, कितना अच्छा बन पाएगा, तो वो सब उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हो गया, तो इसके ही एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि अब पहला बात करते हैं, अब क्या आता है अपना परमानेंट मैग्नेट, इस पे सवाल आते हैं आपके, इसकी प्रॉपर्टीज पे सवाल आते हैं ना। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है आपका, मैंने बताया था कौन सी स्टेज में परमानेंट मैग्नेट बनता है, जब ये वाला जो कर्व है इसमें ये वाली स्टेट है, ये वाली, इनके बीच में जब
वो रहता है जब मतलब कि H 0 है लेकिन आपका जो मैग्नेटाइजेशन है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 नहीं है। मतलब कि आपका क्या होता है, H 0 हो जाएगा लेकिन आपका जो B रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। उस केस में क्या होता है इस कर्व की, उस केस में कैसे बिहेव करता है, परमानेंट मैग्नेट की तरह मटेरियल बिहेव करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज थी इसमें फॉलो होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए देखो, एक तो होनी चाहिए आपकी जो रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सीधी बात है, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी मतलब ये वैल्यू इतनी ज्यादा हो, मान लो कर्व इधर से आता तो बहुत अच्छा मैग्नेट बनता परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बहुत ज्यादा है, इंड्यूस्ड हुई है वो वाली। दूसरी चीज क्या है, कोएर्सिविटी, ये क्या होगा, ये भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसकी हो गई है, ये प्रॉपर्टीज परमानेंट मैग्नेट की। तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ परमानेंट मैग्नेट के लिए ये कम होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए, या फिर ये ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप उसमें से जो सुंदर प्यारा आंसर होगा उसको सेलेक्ट करके टिक मार के आ सकते हो। ठीक है, ये चीज खत्म हुई। अब उसके बाद हम दूसरी चीज बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। एक चीज याद रख लो परमानेंट मैग्नेट के अंदर, कि जो बेस्ट परमानेंट मैग्नेट है ना, वो स्टील आपकी जो है, स्टील इज बेटर देन सॉफ्ट आयरन। ठीक है, मतलब कि स्टील की जो परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे और आयरन की बनाएंगे, सॉफ्ट आयरन की, तो उनके अंदर स्टील जो है वो बेटर है सॉफ्ट आयरन से, क्योंकि उसकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं स्टील के अंदर कहीं बेटर पाई जाती हैं सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में। तो इतना सा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल सवाल के अंदर। ठीक है, आपको बता दिया है। ठीक है, तो इनके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वही बताऊंगा, डायरेक्टली बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली आएगा तो आपको बस नॉर्मली पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। इसके अंदर सेकंड चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखने के बाद मतलब कि वो इंड्यूस्ड होकर मैग्नेटिक नेचर को भी शो करे। तो इनके अंदर आपको बेसिकली याद रखना है किस टाइप की प्रॉपर्टीज इनकी होती है, कोई कौन सा मटेरियल यूज करें कि जो मैग्नेट बनाने में बहुत ज्यादा हमारा हेल्प करेगा। तो इनके अंदर देखो कि हाई इनिशियल परमेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपकी जो परमेबिलिटी होती है ना म्यू, ये क्या होनी चाहिए, इनिशियल परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, डीप में मत जाओ, इसको बस इतना याद रखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए कौन सा अच्छा होता है ना, क्योंकि डीप पे मैं खुद भी नहीं गया हूं और आपको ज्यादा जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जितना डीप में जाओगे उतना ही टाइम वेस्ट होगा, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इनका जो वो होता है हिस्टेरेसिस नेचर जो होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, लो हिस्टेरेसिस नेचर होना चाहिए। तीसरा, इनकी जो कोरेसिविटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, चौथी चीज क्या होती है, इनके जो रिटेंटिविटी होगी वो कैसी होगी, हाई। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये लो होनी चाहिए, ये हाई होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के में तो ये होगा, और जो आपकी जो होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट उसके अंदर दोनों हाई होनी चाहिए। तो इनको याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना कि जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है ना, दिख नहीं रहा, सॉफ्ट आयरन जो होता है वो बेटर होता है देन स्टील और एनी अदर। मतलब कि आपको यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो आपका सॉफ्ट आयरन जो है वो बेस्ट मटेरियल है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। लेकिन आप यदि वो परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं तो आपका स्टील जो था वो बेटर था, मैंने आपको बताया था। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इतना हो गया है। अब और देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की भी मतलब कई बार अपने आते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसकी जो कोर यूज करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर की कोर हो गई आपकी, ठीक है, क्या हो गई,
और या फिर आपके जो टेलीफोन होते हैं उनके डायफ्रेम होते हैं, वो हो गए आपके, ठीक है। या फिर आपका जो डायनामो होता है ना, जो आपका जनरेटर होता है, उसकी क्या होते हैं, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर उसका हो गया। तो इनकी जो मटेरियल यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं इन सब के अंदर, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी हाई होनी चाहिए। ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिनकी फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी। दूसरी चीजें क्या है, हिस्टेरेसिस नेचर जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या बात करेंगे उसके लिए आपकी, क्योंकि देखा आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में 12th में कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, इसीलिए क्या है कि उसका जो हिस्टेरेसिस कर्व जो होगा वो छोटा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोर्सिविटी वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। और रिटेंटिविटी वो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये सेम प्रॉपर्टी किसके अंदर थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर भी यही प्रॉपर्टी थी, है ना। इसको डिसरिगार्ड करना प्लीज, ये मैंने गलत बता दिया है। तो इसके अंदर आप देख लेना इसकी क्या होनी चाहिए। पहली चीज है कि इसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस वो होना चाहिए, कम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए इन मटेरियल के लिए। अभी जो पढ़ा है तो उसको भूल जाओ। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर परमेबिलिटी जो होती है ना, इनिशियल परमेबिलिटी म्यू, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इनकी 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना, उसके बारे में 3 ही बताया गया है। तो 3 चीजें होती हैं, ये देखना है, ये यदि इसको फॉलो करनी है तो ये बेस्ट होंगे उसके लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा मटेरियल जिसका हिस्टेरेसिस लूप जो है वो छोटा है, जिसका एरिया छोटा होगा, तभी तो लॉस कम होगा, ठीक है। ऐसा मटेरियल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बता देते हैं, इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, इन सभी मटेरियल के अंदर जो यूज करना है, उनमें सॉफ्ट आयरन जो होता है वो बेस्ट होता है इनके लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो पूछा जा सकता है आयरन, इसकी जो कोर बनानी है, आपके बैंक का नाम है, रेलवे के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, इसके अंदर और कुछ ज्यादा है नहीं। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेरे इस पे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप manjeet_ATC आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है उस पे इसके पूरे आज 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। नमस्कार।